हेलो। हम इस लेक्चर में उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर पढ़े थे उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी कर्व और बजट लाइन, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये यदि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले ये पढ़ लें। आईसी कर्व क्या है, बजट लाइन क्या है, इसके बाद ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, संतुलन का मतलब क्या है। संतुलन का मतलब है कि ऐसा बिंदु जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि या उपयोगिता दे रहा है, वो बिंदु उसका संतुलन का बिंदु होगा या साम्य का बिंदु होगा, क्योंकि वो वहाँ से हटना नहीं चाहेगा। वो उसका एक स्थायी संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि वहाँ से हटने पर उसको या तो पहले से कम उपयोगिता प्राप्त होगी या पहले से कम संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो संतुलन का मतलब है कि ऐसा बिंदु जहाँ से उपभोक्ता हटना नहीं चाहता है और वहाँ उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो रही हो। ठीक है, तो उपभोक्ता के संतुलन की हम बात करेंगे। यहाँ हमने एक ये डायग्राम शो किया जिसमें 4-5 आईसी कर्व है, बजट लाइन है और उसके माध्यम से हमने इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे देखेंगे। अब उपभोक्ता का संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन, उपयोगिता को अधिकतम करना। क्या मतलब अभी हमने देखा। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो देख लेते हैं। उपभोक्ता के संतुलन हेतु मान्यताएं। उपभोक्ता का एक दिया हुआ अंदिमान मानचित्र है जो कि उसके 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच अधिमान क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक करता है। उपभोक्ता के पास 2 वस्तुओं पर व्यय करने के लिए निश्चित आय है, इनकम निश्चित आय है। Px और Py दिए हुए हैं, दोनों वस्तु की कीमतें दी हुई। प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाई एक जैसी या पूर्णतः विभाजित है, होमोजीनियस है। ठीक है, ये जो अंदिमान वक्र की बात करी हमने पिछले साइड में, ये 5 अंदिमान वक्र दिए हुए हैं जिसको हमने अंदिमान मानचित्र के रूप में देखा था लास्ट लेक्चर में। ये क्या बता रहा है, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच उपभोक्ता की प्रेफरेंस को, उसकी प्राथमिकताओं को बता रहा है। अधिमान प्रेफरेंस को बता रहा है, प्रेफरेंस के क्रम को बता रहा है। ठीक है, क्या वो किस तरह से दोनों संयोगों के बीच में वो अपने अधिमान क्रम को रख रहा है। ये एक डायग्राम वही वाला हमने लिया। यहाँ पे वाई अक्ष पर हमने वाई गुड को लिया है और एक्स पे एक्स गुड को लिया है। ये हमारी बजट लाइन है और ये जो है 2, 3, 4, 5 हमारे इंडिफरेंस का तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता का जो संतुलन का बिंदु है वो क्यू है। क्यू बिंदु पर क्या है, उपभोक्ता अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त कर रहा है। कैसे, जैसे ये बजट लाइन है उपभोक्ता की, जिसको हमने देखा था कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, सपोज ये बजट स्पेस है उसका, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है या इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो एक उपभोक्ता के लिए प्राप्य बिंदु है। मतलब उनको वो प्राप्त कर सकता है अपने बजट में, मतलब वो उसके बजट में है। लेकिन इस लाइन से बाहर कोई भी पॉइंट, भले ही वो कितने ही बड़े उच्च वाले उदासीनता वक्र पर हो, लेकिन वो उसके बजट से बाहर है, इसलिए इसके बाहर तो वो कहीं उसका संतुलन हो नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम उपयोगिता उसको जो मिलेगी वो इसी बजट लाइन के ऊपर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी 4 पॉइंट है, 5 है, R S Q T H। इस पर क्यों ही बिंदु पर क्यों अधिकतम उपयोगिता मिल रही है वो भी हम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर S पॉइंट पे भी उपभोक्ता अपनी सारी बजट को लगाकर 2 वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, Y और X। लेकिन यहाँ इन दोनों संयोगों से जो उपभोक्ता को उपयोगिता मिल रही है या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम है। कैसे कम है, वो इसी बजट में एस के बजाय क्यू पॉइंट पर या वाई की कुछ वस्तुएं कम करके एक्स की अधिक खरीदे तो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है, अपनी संतुष्टि के स्तर को बढ़ा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि ऊंचा वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो IC2 से कंज्यूमर क्या करेगा, IC3 पे पहुंच जाएगा क्यू पॉइंट पे, तो वो पहले से अधिक संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। इसलिए एस क्या है,
इक्विलिब्रियम का बिंदु नहीं हो सकता, संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम संतुष्टि नहीं मिल रही है उपभोक्ता को, इसलिए एस भी नहीं हो सकता, इसी तरह आर भी नहीं हो सकता। इसी तरह हम टी और एच की बात करें, टी पॉइंट की बात करें, टी पॉइंट भी सेम है, टी पॉइंट से सेम थोड़ी सी हम एक्स गुण को कम कर दे और वाई को बढ़ा दे तो उपभोक्ता क्या क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वो पहले से ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर चला जाएगा। इसी तरह एच से भी। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट से समझते हैं कि क्या टेक्निकल शर्तें हैं, कंडीशंस हैं इस इक्विलिब्रियम के लिए। देखो थोड़ा इसको पढ़ लो। दिव्य अंदिमान वक्र तथा बजट रेखा से उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं हम। रेखा चित्र में 5 उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा है, ये हमने देखा। ये बजट रेखा अधिमान वक्रों को आर एस क्यू टी एवं एच बिंदु पर काट रही है, ठीक है। ये आर और एच बिंदु उदासीनता वक्र IC1, एस और टी बिंदु उदासीनता वक्र IC2 और क्यू बिंदु उदासीनता वक्र IC3 पर होने के कारण उपभोक्ता क्यू बिंदु पर संतुलन में होगा, क्योंकि आर और एस और टी और एच नीचे वाले उदासीनता वक्र पर स्थित है, इस कारण इन पर ना होकर क्यू बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, इस कारण उनका जो संतुलन बिंदु होगा वो क्यू होगा। अब देखो संतुलन हेतु शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं, आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्तें, ठीक है। आवश्यक शर्त जो पहली है उसमें है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या करे, स्पर्श करे, बजट लाइन टेंजेंट टू द IC कर्व, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स, ठीक है, इसको टेंजेंट करे या स्पर्श करे। अब इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो ढाल है वो समान हो, अतः उदासीनता वक्र का इस बिंदु पर जब स्पर्श करेगी कि दोनों का ढाल भी बराबर होना चाहिए तभी स्पर्श करेगी। उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल क्या हो, बराबर हो। उदासीनता वक्र का ढाल क्या था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, IC कर्व का ढाल है MRS/XY, MRS/XY, और बजट रेखा का ढाल क्या था, PX/PY, दिस वन, ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब MRS/XY के लिए हमने देखा था, MRS/XY जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो किसके इक्वल होती है, MUX/MUY, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको कैलकुलेट करके देखा था, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो किसके इक्वल है, MUX/MUY, तो और बजट रेखा के ढाल ये है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, MUX/MUY इज इक्वल टू PX/PY। इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, MUX/MUY इंटू PX/PY, ठीक है, सॉरी बराबर है ना, ये बराबर इन दोनों को लिया हमने। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/Y, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, MUX/PX और MUY/PY लिख सकते हैं। और ये याद करो, यही समसीमांत उपयोगिता नियम की शर्त थी, समसीमांत उपयोगिता नियम यही था, ठीक है। अतः हम इसमें क्या देख रहे हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण तथा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता अधिकतमकरण की समान शर्त हमें यहाँ मिल रही है, दोनों में, गणनावाचक में भी और क्रमवाचक में भी। यहाँ पर हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का मतलब जो कंक्लूजन है वो एक ही निकल रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, पहली शर्त है कि दोनों के ढाल बराबर होने चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पर ढाल बराबर, ढाल देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वापस प्रीवियस लेक्चर पे आ जाओ, हाँ इस पर। अब सपोज़ हमें देखना है कि इस पॉइंट पे आर पॉइंट की बात करें, यहाँ क्या शर्त पूरी हो रही है क्या। अब इसका स्लोप देखेंगे तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखने के लिए हमें एक यहाँ पर एक स्पष्ट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस लाइन का हम स्लोप मेज़र करेंगे या ढाल पता करेंगे। इसी तरह से जो बजट लाइन है उसका ढाल ये है। अब देखो ये 2 लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, किसका ढाल ज़्यादा है, इसका ढाल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बॉल रखेंगे तो सबसे पहले कौन नीचे गिरेगी, ये गिरेगी, तो स्लोप इसका ज़्यादा है, टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाए तो भी ये, और इसका ढाल कम है, तो ये बजट लाइन है, इसका ढाल क्या है, कम है बजाय IC कर्व के, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, MRS/XY इज ग्रेटर देन PX/PY, या फिर हम ये कहें MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY, अभी हमने देखा, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता को एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है, एक रुपया व्यय करने से जो अंतिम रुपये से मिलने वाली जो उपयोगिता वो ज़्यादा है एक्स की बजाय वाई की। तो इस सिचुएशन में उपभोक्ता क्या करेगा, अपनी आय को वाई से निकाल कर एक्स पे खर्च करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएगा एस पॉइंट पे। एस पॉइंट पे भी हम यही देखें, यहाँ पर भी क्या है, फिर यही ज़्यादा है, यहाँ पर भी क्या है, जो एम यू एक्स है, पी एक्स है, वो वाई वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से ज़्यादा है, तो वापस वो एक्स की तरफ मूव करेगा और एक्स वाई की इकाइयों को कम करेगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम एक पॉइंट पे पहुँचेंगे। वो क्या पॉइंट मिलेगा हमें, क्यू पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों के जो स्लोप है वो इक्वल है। कहने का मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। दोनों से मिलने वाली जो उपयोगिता है, दोनों वस्तुओं पे उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से प्राप्त जो उपयोगिता है वो क्या है, बराबर है। ये संतुलन का बिंदु होगा। अब इसी तरह से ये क्यों होगा, जब तक, क्योंकि ये एक स्थायी संतुलन का बिंदु, यहाँ से वो हटना नहीं चाहेगा। यहाँ से हटेगा तो यहाँ से पहले से कम संतुष्टि उपयोगिता को प्राप्त करेगा, सारा पॉइंट। इसी तरह से टी और एच पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर सेम ऐसा ही है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज टी पॉइंट की बात करें। टी पॉइंट पे क्या है, जो उदासीनता वक्र बजट लाइन का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। पी एक्स अपॉन पी वाई इज़ ग्रेटर देन एम आर एस एक्स वाई। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरी तरह से लिखें, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। कहने का मतलब पी से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो एक्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की इकाइयों को कम करना चाहेगा और वाई की बढ़ाना चाहेगा। और धीरे धीरे वापस वो किस पॉइंट पे प्राप्त होगा, क्या आएगा, क्यू बिंदु पर, जिस पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है, यह हम बात करें कि वो इसके ऊपर वाले पॉइंट पे क्यों नहीं जा सकता, तो ये सारे जो बिंदु होंगे वो अप्राप्य है, उसकी बजट से बाहर है। हम बात करते हैं ना भाई, ये तो मेरे बजट में नहीं, मेरा बजट है वो इतना ही है, इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट है, वाई और एक्स गुड के जितने भी संयोग है, उनको उपभोक्ता खरीद सकता है। इस लाइन के ऊपर वालों को खरीद सकता है, लेकिन इसके बाहर वालों को नहीं खरीद सकता, भले ही वो उसको अधिक संतुष्टि दे। IC4 IC5 पे हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक दूसरी शर्त है, ये शर्त हमारी पूरी हुई। दूसरी शर्त है जिसको हम पर्याप्त शर्तें बोलते हैं। पहली आवश्यक शर्त, दूसरी पर्याप्त शर्तें। इसमें क्या है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होना चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में वस्तु एक्स के लिए वस्तु वाई के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर या जो MRS XY है वो क्या हो, घटती भी हो। MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X4Y, सीमांत प्रतिस्थापन की दर वो क्या हो, घटती हुई होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मान लो ये पूरी नहीं हो, सपोज क्या हो, ये हम देखें, दो कर्व बनाते हैं, एक पे तो ये है और वाई और एक्स कोड, और एक पर ये है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जो पहली कंडीशन है वो तो यहाँ पर भी पूरी हो रही है और वो यहाँ पर भी पूरी हो रही है, दोनों का ढाल भी बराबर है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर से देखते हैं, क्लियर, एक ही बना है, एक को हमने ऐसे बनाया, एक को हमने ऐसे बनाया। दोनों पर फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दोनों पर क्या है, दोनों का स्लोप बराबर है, तो यहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, पर यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ये एक अस्थायी संतुलन को बता रहा है। क्यों, देखो सपोज यहाँ पे क्या है, जैसे ही कंज्यूमर थोड़ा सा एक्स या वाई गुड की क्वांटिटी बढ़ाएगा, यहाँ से थोड़ा सा भी हिलेगा, वो उच्च अधिमान वक्र पर पहुँच जाएगा, मतलब जो उसको पहले से अधिक संतुष्टि दे रहे होंगे। तो ये एक ऐसा अस्थायी संतुलन है, टेम्परेरी है। और संतुलन की बात हमने जब स्टार्टिंग में देखी थी कि संतुलन बिंदु कौन सा होता है, जहाँ से उपभोक्ता को हिलने के कोई चांस ही नहीं है। वहाँ से जब वो हिलेगा तो उसको पहले से कम संतुष्टि मिलेगी, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ से कहीं जाएगा, वो वहीं टिका रहेगा। पर ये जो पॉइंट है, जब ये नतोदर है, नतोदर होने का मतलब जब कॉनकेव टू द ओरिजिन, नतोदर
ओरिजिन की तरफ, गुफा की तरफ, यदि याद नहीं रहा है तो इस तरह से याद करेंगे। तो ये है कॉनकेव, इसको हम नतोदर बोलते हैं। और इसमें क्या है, जो MRSXY है वो बढ़ रही है। क्या इसका क्या मतलब है कि x की एक अतिरिक्त वस्तु के लिए y की वो उत्तरोत्तर अधिक इकाइयाँ त्याग करने के लिए तैयार है। जब ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो उपभोक्ता नतोदर वाले कर्व पे संतुलन बिंदु, अस्थायी संतुलन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उपभोक्ता है किस बिंदु पर संतुलन में होगा, जहाँ पर दोनों का ढाल, उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल बराबर हो। दूसरा, वो जो हमारा IC कर्व है वो क्या हो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो, नतोदर हो, ना कि नतोदर। ठीक है, यहाँ E और F ये दोनों पॉइंट दिखे। E और F दोनों ही बिंदुओं पर उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा आपस में स्पर्श कर रहे हैं, दोनों पे ही कर रहे हैं, परंतु उपभोक्ता का संतुलन बिंदु E होगा, न कि F। ये हमने देख लिया क्यों, क्योंकि E बिंदु पर उदासीनता वक्र नतोदर है और जबकि F बिंदु पर उदासीनता वक्र नतोदर है। इस कारण यहाँ पर इस F पॉइंट पे ये एक अस्थायी संतुलन का बिंदु है। यहाँ से जैसे ही थोड़ी सी x की क्वांटिटी या y की क्वांटिटी को बढ़ाया तो उदासीनता, उसके पास चॉइस है कि वो ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर जा सकता है। इस कारण ये दोनों शर्तें जब पूरी होगी तब हम कहेंगे कि जो उपभोक्ता है वो संतुलन पे है, यानी Q पॉइंट पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो आप पढ़िएगा इसको और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।